हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ रहे हैं वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स यूनिट 10 के लिए मध्य प्रदेश की जनजातीय पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक होगा हमारा वो जनजातीय व्यक्तित्व से होगा। तो देखते हैं कि जनजातीय व्यक्तित्व में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और कि ये जो लेक्चर होगा वो हमारा निर्माण आईएएस बुक से डेडिकेटेड होगा। आप चाहें तो वो बुक रेफर कर सकते हैं या मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। तो जनजातीय व्यक्तित्व में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश को जनजातियों का घोंसला कहा गया है। मध्य प्रदेश को क्या कहा गया है? मध्य प्रदेश को जनजातियों का घोंसला कहा गया है। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया है। तो मध्य प्रदेश को क्या कहा गया है? मध्य प्रदेश को जनजातियों का क्या कहा गया है? घोंसला कहा गया है। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों ने अपना क्या दिया है? योगदान दिया है। मध्य प्रदेश में जनजातीय व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा जा सकता है? निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला है ऐतिहासिक एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जनजातीय व्यक्तित्व। पहला क्या है? ऐतिहासिक एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र से संबंधित जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ऐतिहासिक एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऐतिहासिक एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में। सबसे पहले जब हम ऐतिहासिक या स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जो प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं वो कौन है? संग्राम शाह। हमें पता है कि संग्राम शाह जो है ये कौन सी जाति से संबंधित थे? कौन सी जनजाति से संबंधित थे? गोंड जनजाति से। और कौन से क्षेत्र से इनका संबंध था? तो इनका जो संबंध है ये जो था ये गोंड शासक थे। संग्राम शाह जो थे ये क्या थे? गोंड शासक थे। इनके बारे में विशेष बातों की हम बात करते हैं तो मूल नाम इनका क्या था? आमरदास था। संग्राम शाह का मूल नाम क्या था? आमरदास था। 52 किलो की विजय के उपलक्ष्य में ही नरसिंहपुर का चौरागढ़ फोर्ट का क्या करवाया था? निर्माण कराया था। तो हमें ध्यान रखना है कि संग्राम शाह का दूसरा नाम क्या था? अमरदास था। और इन्होंने 52 किलो की विजय के उपलक्ष्य में नरसिंहपुर का चौरागढ़ फोर्ट का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और संग्राम शाह की रचना का नाम क्या है? तो संग्राम शाह की रचना का नाम रस रत्नमाला है, जो कि संस्कृत में लिखी गई है। जो कि किस में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। अब हम संग्राम शाह के बाद बात करते हैं राजा शंकर शाह के बारे में। राजा शंकर शाह भी गोंड जनजाति से थे। और ये कौन से जिले से संबंधित थे? राजा शंकर शाह, ध्यान रखना है हमें। संग्राम शाह को हमने देखा है, अब हम बात कर रहे हैं शंकर शाह के बारे में। शंकर शाह कौन से जिले से संबंधित थे? जबलपुर से। और ये एक क्या थे? गोंड शासक थे। राजा शंकर शाह जो थे गोंड शासक थे। और राजा शंकर शाह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? जबलपुर से किया था। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया है? जबलपुर में। इसके बाद हम बात करते हैं रघुनाथ शाह के बारे में। किसके बारे में? रघुनाथ शाह के बारे में, जो कि एक गोंड जनजाति से थे। और इनका भी संबंध कहाँ से था? जबलपुर से था। गोंड शासक थे। और ये शंकर शाह के क्या थे? रघुनाथ शाह जो थे ये शंकर शाह के पुत्र थे। और 1857 की क्रांति में अपने पिता का क्या किया था? सहयोग किया था। इसके बाद हम बात करते हैं रानी कमलापति की। रानी कमलापति गोंड शासिका थी। भोपाल के आसपास का क्षेत्र जो है वो किसके अधीन आता था? रानी कमलापति का। या मतलब रानी कमलापति का जो क्षेत्र था वो भोपाल के आसपास का क्षेत्र था। और अगर हम रानी कमलापति के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये अंतिम गोंड शासिका थी। क्या थी? अंतिम गोंड शासिका थी। भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी। तो भोपाल की अंतिम हिंदू रानी कौन थी? रानी कमलापति। भोपाल में रानी कमलापति स्मारक तथा हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि भोपाल में रानी कमलापति स्मारक तथा हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं टांट्या भील के बारे में। टांट्या भील जो थी ये कौन सी जनजाति से थे? भील जनजाति से थे। और इनका क्षेत्र जो है वो कौन सा है? पूर्वी निमाड़ है। कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी निमाड़। 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया था? टांट्या भील ने जो था इन्होंने भाग लिया था। तो हमने टांट्या भील के बारे में क्या पढ़ा कि ये भील जनजाति से थे। और क्षेत्र क्या है इनका? पूर्वी निमाड़ है। पूर्वी निमाड़ इनका क्या है? टांट्या भील का क्षेत्र था। 1857 की क्रांति में टांट्या भील ने भाग लिया था। और टांट्या भील को अंग्रेजों ने इंडियन रॉबिन हुड की क्या दी थी? उपाधि दी थी। इनका टांट्या भील का समाधि स्थल कहाँ है? पाताल पानी, इंदौर में। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा एवं खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को जननायक टांट्या भील पुरस्कार से क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा।
तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा एवं खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को ध्यान रखना है हमें, किन्हें? आदिवासी युवाओं को जननायक टांट्या भील पुरस्कार से क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। और ये जो टांट्या भील सम्मान पुरस्कार है ना, ये राज्य स्तरीय सम्मान पुरस्कार है, तो ध्यान रखना है। और टांट्या भील के सम्मान में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? टांट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं खाज्या नायक के बारे में। खाज्या नायक कौन सी जनजाति से थे? भील जनजाति से थे। ये कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते थे? निमाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते थे। निमाड़ क्षेत्र के आदिवासियों में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया। तो निमाड़ क्षेत्र के जो आदिवासी थे, इन्होंने 1857 की क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। 11 अप्रैल 1858 को अम्बा पानी युद्ध में क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कि खाज्या नायक जो थे, इन्होंने 1857 की क्रांति में क्या किया था? भाग लिया था। भील जनजाति थे, निमाड़ क्षेत्र से संबंधित थे, और खाज्या नायक ने अम्बा पानी के युद्ध में क्या किया था? भाग लिया था। इसी अम्बा पानी के युद्ध में ये शहीद हो गए थे 11 अप्रैल 1858 को। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 अप्रैल को खाज्या नायक शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने का क्या है? फैसला लिया गया है। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 अप्रैल को खाज्या नायक शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने का क्या किया है? फैसला लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं भीमा नायक के बारे में। भीमा नायक का संबंध कौन सी जनजाति से है? भील जनजाति से है। भीमा नायक जो है ये कहाँ से थे? तो भीमा नायक बड़वानी से थे। कहाँ से थे? बड़वानी से थे। और क्षेत्र क्या है इनका? इनका क्षेत्र जो है ये पश्चिमी निमाड़ है। तो ध्यान रखना है, हमने खाज्या नायक को कंफ्यूज नहीं होना है खाज्या नायक और भीमा नायक के बीच में। तो खाज्या नायक के बारे में पढ़ा, अब हम भीमा नायक के बारे में। तो ये भी भील जनजाति से थे, लेकिन भीमा नायक कौन से जिले से थे? बड़वानी जिले से। और इनका जो क्षेत्र था वो कौन था? पश्चिमी निमाड़। और भीमा नायक को क्या कहा जाता है? भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र में 1857 की क्रांति का इन्होंने क्या किया? नेतृत्व किया। तो निमाड़ के रॉबिन हुड के रूप में किसे जाना जाता है? भीमा नायक को। और बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अम्बा पानी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका रही। और भीमा नायक 2 अप्रैल 1868 को गिरफ्तार कर पोर्ट ब्लेयर सजा के लिए कहाँ भेज दिया गया था? गिरफ्तार कर इन्हें पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया था। तो हमने क्या बात की? खाज्या नायक के बारे में बात की। खाज्या नायक जो थे इनका ये कब शहीद हुए? 11 अप्रैल 1858 को। और भीमा नायक कब शहीद हुए? 2 अप्रैल 1868 को। और दोनों का ही संबंध जो है वो अम्बा पानी के युद्ध से था। इसके बाद हम बात करते हैं अगला प्रमुख व्यक्तित्व जिनका नाम है विष्णु सिंह उइके। विष्णु सिंह उइके जो थे ये कौन से जनजाति से संबंधित हैं? गोंड जनजाति से संबंधित हैं। और ये कौन से क्षेत्र से थे? तो शाहपुर क्षेत्र से थे। और अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म बैतूल के गांव बंजारी ढाल में हुआ था। तो इनका विष्णु सिंह उइके का जन्म कहाँ हुआ था? बैतूल के गांव बंजारी ढाल में। भारत छोड़ो आंदोलन में घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह किया था। तो फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है, मोस्टली क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि विष्णु सिंह उइके ने कौन से आंदोलन में भाग लिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि विष्णु सिंह उइके गोंड जनजाति से थे। और कौन से क्षेत्र से इनका संबंध था? शाहपुर क्षेत्र से था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बैतूल के गांव बंजारी ढाल में भारत छोड़ो आंदोलन में घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह किया था। इसके बाद अब हम बात करते हैं बंजारी सिंह कोरकू के बारे में। बंजारी सिंह कोरकू जनजाति से थे। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो बैतूल जिले से है। और बंजारी सिंह कोरकू और गंजन सिंह कोरकू, हमें दोनों को ही ध्यान रखना है कि बंजारी सिंह कोरकू और गंजन सिंह कोरकू दोनों कोरकू जनजाति से हैं, और दोनों का ही संबंध किससे है? बैतूल जिले से है। और अब हम बात करते हैं बंजारी सिंह कोरकू के बारे में। तो इन्होंने घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के ये क्या थे? नेतृत्व करता थे। बंजारी सिंह कोरकू जो थे ये घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के क्या थे? नेतृत्व करता थे। और गंजन सिंह कोरकू जो थे वो गांधीवाद विचारक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। घोड़ा डोंगरी बैतूल में 1930 ईस्वी में जंगल सत्याग्रह का क्या किया था? आयोजन किया था। तो घोड़ा डोंगरी में, जो कि कहाँ पर है? बैतूल में 1930 में जंगल सत्याग्रह का आयोजन किसने किया? गंजन सिंह कोरकू ने। और वहीं पे घोड़ा डोंगरी जो सत्याग्रह चल रहा था घोड़ा डोंगरी में, उसका नेतृत्व करता कौन कर रहे थे? बंजारी सिंह कोरकू कर रहे थे।
इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, बादल भोई के बारे में। बादल भोई कौन से जिले से हैं? छिंदवाड़ा से हैं। इनका जन्म 1845 में डुंगरिया में, जिला छिंदवाड़ा में हुआ था। छिंदवाड़ा जिले के एक क्रांतिकारी जनजातीय नेता थे। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थित है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, निहाल सिंह कोरकू के बारे में बात करते हैं। निहाल सिंह कोरकू, हमें नाम से ही पता चल रहा है कोरकू जनजाति के हैं। नेमावर के सिकंदरी खेड़ा महल के क्या थे? ये मालगुजार थे। तो नेमावर के कहाँ क्या थे? तो नेमावर कहाँ? खरगोन में। तो नेमावर के सिकंदरी खेड़ा महल के क्या थे? ये मालगुजार थे। 1842 ईस्वी में बुंदेला विद्रोह में कोरकू जनजाति के लोगों को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो ध्यान रखना है कि 1842 के विद्रोह जो हुआ था, बुंदेला विद्रोह जिसे कहा जाता है, उसमें कोरकू जनजातियों का बहुत ज्यादा क्या था? साथ था। और वही जो बुंदेला विद्रोह हुआ था उसमें निहाल सिंह कोरकू ने क्या किया था? सभी कोरकू जनजाति के लोगों को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। इसके बाद हम रानी फूल कुंवर के बारे में पढ़ रहे हैं। रानी फूल कुंवर जो थी ये गोंड जनजाति की थी और 1857 की क्रांति का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। अब हम बात करते हैं संग्राम शाह के बारे में। तो संग्राम शाह गोंडवाना के गढ़ा साम्राज्य के शासक का शासनकाल गोंड राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं संग्राम शाह के बारे में, तो संग्राम शाह गोंडवाना के गढ़ा साम्राज्य के शासक का शासनकाल गोंड राज्य का क्या माना जाता है? स्वर्ण युग माना जाता है। मतलब संग्राम शाह का जो शासनकाल था वो गोंड राज्य का क्या माना जाता है? स्वर्ण युग माना जाता है। संग्राम सिंह जिन्हें अकबरनामा में आमनदास कहा गया है। तो संग्राम सिंह को अकबरनामा में क्या कहा गया है? तो संग्राम सिंह को अकबरनामा में क्या कहा गया है? आमनदास कहा गया है। उनका प्रारंभिक नाम अमनदास या अमरदास था और बाद में 52 गढ़ों को जीतकर संग्राम शाह की क्या की थी? उपाधि प्राप्त की थी। तो उनका प्रारंभिक नाम क्या था? उनका प्रारंभिक नाम अमरदास या अमरदास था और बाद में 52 गढ़ों को जीतकर संग्राम शाह की क्या की थी? उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद संग्राम शाह राजगोंड वंश का 48वां शासक था। इनके पिता कौन थे? अर्जुन सिंह थे। तो संग्राम शाह राजगोंड वंश का कौन सा शासक था? 48वां शासक था। तो ध्यान रखना है हमें कि संग्राम शाह जो थे ये गोंड वंश के कौन से 48 नंबर के शासक थे और इनके पिता जो थे वो कौन थे? अर्जुन सिंह थे। गोंड साम्राज्य के विस्तार के लिए संग्राम शाह ने गढ़ा के 52 किलों को जीता तथा इस जीत के उपलक्ष्य में नरसिंहपुर में चौरागढ़ फोर्ट बनवाया था। तो गोंड साम्राज्य के विस्तार के लिए संग्राम शाह ने गढ़ा के 52 किलो को क्या किया था? जीता था और इस जीत के उपलक्ष्य में नरसिंहपुर में क्या किया था? चौरागढ़ फोर्ट बनवाया था। चौरागढ़ फोर्ट किसने बनवाया था? तो ये संग्राम शाह ने बनवाया था। संग्राम शाह को कला के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। तो संग्राम शाह को किसके रूप में जाना जाता है? कला के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। उन्हें साहित्य और संस्कृत का बहुत ही ज्ञान था। रस रत्नमाला उनके द्वारा संस्कृत में लिखा गया है। तो संग्राम शाह को कला के संरक्षक के रूप में जाना जाता था। उन्हें साहित्य और संस्कृत का बहुत ज्ञान था। रस रत्नमाला उनके द्वारा संस्कृत में लिखा गया है। तो ये सारी बात हमने किसके बारे में पढ़ी? हमने संग्राम शाह के बारे में पढ़ी। अब हम बात करते हैं राजा शंकर शाह के बारे में। तो गढ़ मंडला के अंतिम गोंड शासक जो थे वो कौन थे? राजा शंकर शाह थे। तो गढ़ मंडला के अंतिम गोंड शासक शंकर शाह का जन्म 1783 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता जो थे वो कौन थे? सुमेर शाह थे। तो हमें ध्यान रखना है कि गढ़ मंडला के अंतिम गोंड शासक जो थे वो कौन थे? शंकर शाह थे और इनके पिता का नाम क्या था? सुमेर शाह था। ये महारानी दुर्गावती के वंशज थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व जबलपुर में किया था। तो ये महारानी दुर्गावती के क्या थे? वंशज थे। राजा शंकर शाह जो थे ये महारानी दुर्गावती के क्या थे? वंशज थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व जबलपुर में किया था। इनके पुत्र रघुनाथ शाह ने 1857 की क्रांति में क्या किया था? सहयोग दिया था। तो हमने राजा शंकर शाह के बारे में क्या पढ़ा कि राजा शंकर शाह का जन्म जो है वो गढ़ मंडला में हुआ था और ये रानी दुर्गावती के क्या थे? वंशज थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? जबलपुर में किया। इनके पुत्र जो थे शंकर शाह के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? रघुनाथ शाह था। और इनके पुत्र रघुनाथ शाह ने 1857 की क्रांति में सहयोग दिया। 1857 की क्रांति के समय शंकर शाह कंपनी के
पेंशनर थे और पूर्वा में अपने पुत्र रघुनाथ शाह के साथ क्या कर रहे थे, निवास कर रहे थे। तो 1857 की क्रांति के समय शंकर शाह कंपनी के क्या थे, पेंशनर थे और पूर्वा में अपने पुत्र रघुनाथ शाह के साथ निवास कर रहे थे। उन्होंने 11 जुलाई 1857 ईस्वी को असंतुष्ट सैनिक, जमींदार, मालगुजार, बुद्धिजीवियों के साथ ही अंग्रेजों की 52वीं पलटन को भी अपने साथ मिलाया और समूचे महाकौशल में क्रांति को क्या किया, प्रसारित किया। तो ध्यान रखना है हमें कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने 11 जुलाई 1857 ईस्वी को असंतुष्ट सैनिक, जमींदार, मालगुजार, बुद्धिजीवियों के साथ ही अंग्रेजों की 52वीं पलटन को भी अपने साथ मिलाया और समूचे महाकौशल में क्या किया, क्रांति को प्रसारित किया। इसके बाद खुशाल चंद्र नामक गद्दार राजमहल की सभी जानकारी जो था वो किसको देता रहा, खुशाल चंद्र जो था ये गद्दार था जो कि शंकर शाह के महल में रहता था और ये सभी जानकारी जो महल की थी वो किसको देता रहा, अंग्रेजों को देता रहा। कौन, खुशाल चंद्र। इसके बाद क्या होता है, लेफ्टिनेंट क्लार्क ने अपना वफादार चपरासी भद्द सिंह को नकली फकीर बनाकर राजमहल भेजा। तो लेफ्टिनेंट क्लार्क जो था वो उसने अपना वफादार चपरासी भद्द सिंह को नकली फकीर बनाकर कहाँ भेजा, राजमहल भेजा। अंग्रेजों ने 14 सितंबर 1857 को राजा शंकर शाह, युवराज रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। तो अंग्रेजों ने 14 सितंबर 1857 ईस्वी को राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर कहाँ डाल दिया, जेल में। कब, 14 सितंबर 1857 ईस्वी को। शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह के जेल जाने के बाद रानी फूल कुंवर देवी ने क्रांतिकारियों का क्या किया, नेतृत्व किया। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह के जेल जाने के बाद रानी फूल कुंवर देवी जो थी उन्होंने 1857 की क्रांति का क्या किया, नेतृत्व किया। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप से बांधकर तोप चला दी गई। तो 18 सितंबर 1857 को जो रघुनाथ शाह और शंकर शाह दोनों ही क्या हो गए, शहीद हो गए। शंकर शाह के 1857 ईस्वी की क्रांति में किए गए कार्य का उल्लेख W.C. आइकन ने नरेटिव ऑफ इवेंट्स अटेंडिंग द आउटब्रेक ऑफ डिस्टर्बेंसेस एंड द रिस्टोरेशन ऑफ अथॉरिटी इन द सागर एंड नर्मदा टेरिटरीज इन 1857-1858 में किया है। तो शंकर शाह के 1857 की क्रांति में किए गए कार्य का उल्लेख हमको कहाँ मिलता है, W.C. अर्काइन की बुक है जिसमें नरेटिव ऑफ इवेंट्स अटेंडिंग द आउटब्रेक ऑफ डिस्टर्बेंस एंड द रिस्टोरेशन ऑफ अथॉरिटी इन द सागर एंड नर्मदा टेरिटरीज में 1857 की ये बुक में हमको क्या मिलता है, शंकर शाह के 1857 की क्रांति में किए गए कार्य का उल्लेख देखने को मिलता है। शंकर शाह और रघुनाथ शाह की स्मृति में जबलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से भव्य स्मारक बनाने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह की स्मृति में जबलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से भव्य स्मारक बनाने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। इसके बाद अब हम बात करते हैं युवराज रघुनाथ शाह के बारे में। तो ये शंकर शाह के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता शंकर शाह के साथ 1857 की क्रांति में जबलपुर में क्या किया था, नेतृत्व किया था। अब हम बात करते हैं रानी कमलापति के बारे में। तो भोपाल क्षेत्र में अंतिम गोंड शासिका रानी कमलापति का जन्म सीहोर रियासत के राजा कृपाल सिंह सरौतिया के यहाँ हुआ था। तो हम बात कर रहे हैं रानी कमलापति के बारे में। हमने बात की थी कि भोपाल की अंतिम हिंदू शासिका जो थी वो कौन थी, रानी कमलापति। तो भोपाल क्षेत्र में अंतिम गोंड शासिका रानी कमलापति का जन्म सीहोर रियासत के राजा कृपाल सिंह सरौतिया के यहाँ हुआ था। तो ये अंतिम गोंड शासिका थी। रानी कमलापति घुड़सवारी, मल्ल युद्ध, तीर कमान चलाने में क्या थी, दक्ष थी। इनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा गोंड निजाम शाह के साथ हुआ था। तो कमलापति का विवाह कहाँ हुआ था, रानी कमलापति का विवाह गिन्नौरगढ़ के गोंड राजा निजाम शाह के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, गिन्नौरगढ़ के गोंड राजा निजाम शाह के साथ हुआ था। निजाम शाह की हत्या उसके भतीजे बाड़ी के शासक आलम शाह द्वारा की गई। तो निजाम शाह की हत्या उसके भतीजे बाड़ी के शासक किसके द्वारा की गई, आलम शाह के द्वारा। राजा निजाम शाह की मौत के बाद आलम शाह या चैन शाह ने गिन्नौरगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया। रानी कमलापति ने अपने 12 वर्षीय बालक नवल शाह के साथ भोपाल महल में शरण ली तथा दोस्त मोहम्मद खान से क्या की, सहायता मांगी। तो जब आलम शाह या चैन शाह ने गिन्नौरगढ़ के किले पर क्या कर लिया, आक्रमण कर दिया, तब रानी कमलापति ने अपने 12 वर्षीय बालक नवल शाह के साथ भोपाल महल में शरण ली और दोस्त मोहम्मद खान से सहायता मांगी। दोस्त मोहम्मद खान ने गिन्नौरगढ़ पर आक्रमण किया तथा आलम शाह की क्या कर दी, हत्या कर दी।
रानी कमलापति ने जल समाधि लेकर अपने प्राणों को त्याग दिया। 1702 ईस्वी में निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण भोपाल तालाब के किनारे कराया था। तो 1702 ईस्वी में निजाम शाह ने कमलापति महल का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। कहाँ? भोपाल तालाब के किनारे कराया था। भारतीय पुरातत्व विभाग ने सन 1989 से कमलापति महल को अपने संरक्षण में ले लिया। तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने सन 1989 से कमलापति महल को क्या कर लिया है, अपने संरक्षण में ले लिया है। कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी। भोपाल की क्या थी? अंतिम हिंदू रानी थी। भोपाल में रानी कमलापति स्मारक तथा हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें किसके बारे में पढ़ी? रानी कमलापति के बारे में पढ़ी। अब हम बात करते हैं किनके बारे में? अब हम बात करते हैं टांटिया भील के बारे में। जन्म 1842 ईस्वी में पूर्वी निमाड़ की पंघाना तहसील के बड़दा गाँव में हुआ था। टांटिया भील का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्वी निमाड़। पूर्वी निमाड़ मतलब खरगोन। तो जन्म 1842 ईस्वी में पूर्वी निमाड़ की पंघाना तहसील के बड़दा गांव में हुआ था। किनका जन्म? टांटिया भील का जन्म। उनका वास्तविक नाम तांतिया भील था, जिसे अंग्रेजों ने टांटिया कर दिया। इनके पिता भाऊ सिंह भील थे। तो इनके पिता, जो टांटिया भील के पिता थे, वो कौन थे? भाऊ सिंह भील थे। आदिवासी नायक और निमाड़ का गौरव कहे जाने वाले टांटिया मामा को टांटिया अथवा टुंडरा नाम से भी जाना जाता है। तो आदिवासी नायक और निमाड़ का गौरव कहे जाने वाले टांटिया मामा को टांटिया अथवा टुंड्रा नाम से भी जाना जाता है। आदिवासी घरों में टांटिया भील की देवताओं की तरह पूजा की जाती है। तात्या टोपे ने उन्हें गुरिल्ला युद्ध में क्या किया था? पारंगत बनाया था। तो टांटिया भील को गुरिल्ला युद्ध किसने सिखाया था? तात्या टोपे ने सिखाया था। तो टांटिया को गुरिल्ला युद्ध में पारंगत किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि टांटिया भील ने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया। अब वे महज 15 वर्ष के थे। तो टांटिया भील ने 1857 ईस्वी की क्रांति में क्या किया? भाग लिया, जब वे महज कितने वर्ष के थे? 15 वर्ष के थे। अंग्रेजों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी। तो अंग्रेजों ने टांटिया भील को इंडियन रॉबिन हुड की क्या की थी? उपाधि दी थी। ब्रिटिश हुकूमत ने 7 वर्ष के परिश्रम के पश्चात 1889 ईस्वी में उन्हें क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। तो ब्रिटिश हुकूमत ने 7 वर्ष के परिश्रम के पश्चात उन्हें कब? 1888-89 में क्या किया था? गिरफ्तार किया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसके तहत उन्हें 4 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी गई थी। तो टांटिया भील को फांसी कब दी गई थी? तो टांटिया भील को जो फांसी है वो कब दी गई थी? 4 दिसंबर 1889 को उन्हें क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। और इनका समाधि स्थल जो है वो कहाँ पर है? पाताल पानी, इंदौर जिले में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा एवं खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को जननायक टांटिया भील राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की सम्मान निधि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 2008 में पहला सम्मान श्री राजा राम मौर्य को मिला, जो देवास से संबंधित है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने टांटिया भील राज्य स्तरीय सम्मान के बारे में पढ़ा कि जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा एवं खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को ये सम्मान दिया जाता है, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की सम्मान निधि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और 2008 में ये पहला सम्मान जो है ये किसे दिया गया था? श्री राजा राम मौर्य को दिया गया था, जो कि कहाँ से संबंधित है? देवास से संबंधित है। इसके बाद हम बात करें तो इनके सम्मान में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं खाज्या नायक के बारे में। तो खाज्या नायक का जन्म वर्ष 1830 में निमाड़ क्षेत्र के सांगली ग्राम में एक भील परिवार में हुआ था। तो खाज्या नायक का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? सांगली ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सांगली ग्राम में एक भील परिवार में हुआ था। 1857 ईस्वी की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र के आदिवासियों ने निमाड़ क्षेत्र के आदिवासियों में क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? खाज्या नायक ने किया था। तो 1857 की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र के आदिवासियों में क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? खाज्या नायक ने किया था। और आदिवासी क्रांतिकारी खाज्या नायक के पिता गुमान नायक अंग्रेजों के चौकीदार थे। पिता की मृत्यु के पश्चात चौकीदार का पद पुत्र
खाजिया को प्राप्त हुआ। खाजिया नायक अंग्रेजों की भील पलटन में शामिल हुए, जहां उन्हें सेधवा जामती चौकी से सिरपुर चौकी के 24 मील लंबे मार्ग की चौकीदारी का जो जिम्मा था वो क्या किया गया, सौंपा गया। तो हमने खाजिया नायक के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक बार रिवाइज करते हैं कि खाजिया नायक का जन्म 1830 में निमाड़ क्षेत्र के सांगली ग्राम में एक भील परिवार में हुआ था। 1857 की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र के आदिवासियों में क्रांति का नेतृत्व खाजिया नायक ने किया था। आदिवासी क्रांतिकारी खाजिया नायक के पिता गुमान नायक अंग्रेजों के चौकीदार थे और पिता की मृत्यु के पश्चात चौकीदार का पद जो है वो पुत्र खाजिया को प्राप्त हुआ। खाजिया नायक अंग्रेजों के भील पलटन में शामिल हुए, जहां उन्हें सेंधवा जामती चौकी से सिरपुर चौकी तक के 24 मील लंबे मार्ग की चौकीदारी का क्या दिया गया, जिम्मा सौंपा गया। अंग्रेज सरकार ने खाजिया नायक पर, हमें ध्यान रखना है किस पर, खाजिया नायक पर 1000 रुपये का क्या किया था, इनाम घोषित किया था। और 11 अप्रैल 1858 को बड़वानी और सिलावद के बीच स्थित अंबापानी गांव में अंग्रेजों एवं भील सेना का क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें खाजिया नायक के पुत्र दौलत सिंह भी मारे गए तथा कर्नल जेम्स आउट्रम ने खाजिया नायक को क्या कर दिया, मार दिया। तो खाजिया नायक थे उनका वो कब शहीद हुए, तो 11 अप्रैल 1858 को बड़वानी और सिलावत क्षेत्र के बीच कौन सा युद्ध होता है, अंबापानी का युद्ध होता है, जो कि अंबापानी गांव में अंग्रेजों और भील सेनाओं के बीच होता है, जिसमें खाजिया नायक के पुत्र दौलत सिंह भी मारे गए और कर्नल जेम्स आउट्रम ने खाजिया नायक को क्या कर दिया, मार दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 अप्रैल को खाजिया नायक शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने का क्या किया गया है, फैसला लिया गया है। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 अप्रैल को खाजिया नायक शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, भीमा नायक के बारे में। तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों में 1857 की क्रांति की चेतना जागृत करने वालों में भीमा नायक का नाम भी सर्वोपरि है। तो भील योद्धा, तो अब हम देख रहे हैं किसके बारे में, भीमा नायक के बारे में। हमने क्या पढ़ा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों में 1857 की क्रांति की चेतना जागृत करने वालों में भीमा नायक का नाम सर्वोपरि है। भील योद्धा भीमा नायक का जन्म मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ रियासत के बड़वानी जिले के पंचमोहली गांव में सन 1840 में हुआ था। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं भीमा नायक के बारे में। तो भीमा नायक का जन्म मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ रियासत के बड़वानी जिले में हुआ था। हमें ध्यान रखना है भीमा नायक का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, पश्चिमी निमाड़ रियासत के बड़वानी जिले के पंचमोहली गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, तो भीमा नायक के पिता का नाम धन सिंह था और माता का नाम क्या था, सुरती था। भीमा नायक 1857 के पहले बड़वानी रियासत के सहायक थे, उनके पास एक सेना थी। तो भीमा नायक 1857 की क्रांति के पहले क्या थे, बड़वानी रियासत के क्या थे, सहायक थे और उनके पास एक सेना थी। भीमा नायक को निमाड़ के रॉबिन हुड नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है हमें कि जो भीमा नायक है उन्हें निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने पहला विद्रोह सेठ साहूकारों के विरुद्ध किया था। तो भीमा नायक को निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपना पहला विद्रोह सेठ साहूकारों के विरुद्ध किया था। ध्यान रखना है, निमाड़ के रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, भीमा नायक को। इंडियन रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, तो टाटिया भील को कहा जाता है। तात्या टोपे से भेंट के पश्चात भीमा नायक ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को निमाड़ क्षेत्र में क्या किया था, प्रसारित किया था। तो तात्या टोपे से भेंट के पश्चात भीमा नायक ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को, मतलब 1857 की क्रांति को निमाड़ क्षेत्र से क्या किया, प्रसारित किया। 1857 की क्रांति का नेतृत्व उन्होंने मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र में किया, जो बाद में खान देश तक क्या हो गया था, प्रसारित हो गया था। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व उन्होंने कहाँ किया था, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र में किया, जो बाद में खान देश तक क्या हो गया, प्रसारित हो गया। भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य जो लड़ाइयाँ हुई उनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं। तो भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई थी, तो भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य, ये फ्रेंड्स ये चारों ही फैक्ट जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ध्यान रखना है कि 24 अगस्त 1857 को भीमा नायक और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध लड़ा गया उसे क्या कहा जाता है, पंचसावल की लड़ाई कहा जाता है। 24 अगस्त 1857 को जो युद्ध हुआ उसे क्या कहा जाता है, भीमा नायक और जो अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ 24 अगस्त 1857 को, उसे पंचसावल की लड़ाई कहते हैं। 11 अप्रैल 1857 को जो युद्ध हुआ उसे अंबापानी की लड़ाई कहते हैं। 4 फरवरी 1859 ईस्वी में जो लड़ाई हुई उसे धाबा बावड़ी का युद्ध कहते हैं और 9 फरवरी को जो युद्ध हुआ वो उसे क्या कहा जाता है, पंचबावली की लड़ाई कहा जाता है।
जाता है। तो याद रखना है 24 अगस्त 1857 को जो लड़ाई हुई वो पंचसावल की लड़ाई, 11 अप्रैल 1857 को जो लड़ाई हुई वो अंबापानी की लड़ाई, 4 फरवरी 1859 की लड़ाई को क्या कहा जाता है, धाबा बावड़ी की लड़ाई, और 9 फरवरी 1859 की लड़ाई को क्या कहा जाता है, पंच बावली की लड़ाई कहा जाता है। वस्तुतः अंबापानी युद्ध में भीमा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंबापानी का युद्ध कब हुआ था, 11 अप्रैल 1857 को हुआ था। धाबा बावड़ी की लड़ाई 4 फरवरी 1859 को, पंच बावली की लड़ाई 9 फरवरी 1859 को, और पंचसावल की लड़ाई जो हुई थी वो कब हुई थी, 24 अगस्त 1857 को हुई थी। अंबापानी के युद्ध में भीमा नायक की तीर कमान टुकड़ी ने अंग्रेजों को क्या कर दिया, परास्त किया। 2 अप्रैल 1868 ईस्वी को अंग्रेजों ने सतपुड़ा के जंगलों से भीमा नायक को गिरफ्तार कर पोर्ट ब्लेयर भेज दिया। तो 2 अप्रैल 1868 को क्या किया गया, अंग्रेजों ने सतपुड़ा जंगलों से भीमा नायक को गिरफ्तार कर कहां भेज दिया, पोर्ट ब्लेयर भेज दिया। अंडमान के काला पानी में 29 दिसंबर 1876 ईस्वी को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। तो ध्यान रखना है कि भीमा नायक कब शहीद हुए, तो 29 दिसंबर 1876 को भीमा नायक को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी अंडमान में। कहां पे, अंडमान में। इसके बाद हम बात करें तो बड़वानी सिलावत मार्ग पर धुआवा बावड़ी गांव के पहाड़ पर भीमा नायक की गढ़ी है, जहां हाल ही में भीमा नायक का स्मारक बनाया गया। तो बड़वानी सिलावत मार्ग पर धुआवा बावड़ी गांव के पहाड़ पर भीमा नायक की गढ़ी है, जहां हाल ही में क्या बनाया गया है, भीमा नायक का स्मारक बनाया गया है। अब हम बात करते हैं वीरसा गोंड के बारे में। तो मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम को दिशा देने वाले प्रमुख क्रांतिकारी व आदिवासी नेता जो थे वो कौन थे, वीरसा गोंड थे। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम को दिशा देने वाले प्रमुख क्रांतिकारी व आदिवासी नेता कौन थे, वीरसा गोंड थे। 19 अगस्त 1942 ईस्वी में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में क्रांतिकारियों का क्या किया, नेतृत्व किया। तो 19 अगस्त 1942 में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में क्रांतिकारियों का क्या किया, नेतृत्व किया। ध्यान रखना है हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम वीरसा गोंड के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, जब भी घोड़ा डोंगरी और बैतूल की बात होती है हमें लगता है गंजन सिंह कोरकू, लेकिन हम यहाँ पे किसके बारे में बात करें, हम 19 अगस्त 1942 के बारे में बात करें। हमें ध्यान रखना है कि 19 अगस्त 1942 ईस्वी में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में क्रांतिकारियों का क्या किया, नेतृत्व किया। किसने किया, वीरसा गोंड ने किया। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि बैतूल जिले से घोड़ा 19 अगस्त 1942 ईस्वी में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था, तो वीरसा गोंड का नाम हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं तो वीरसा गोंड जो थे उन्होंने कौन से आंदोलन में भाग लिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेल की पटरियां उखाड़ी, पुलिस थाने एवं लकड़ी डिपो में क्या कर दी, आग लगा दी। तो वीरसा गोंड का जो संबंध है वो किससे है, तो वीरसा गोंड का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने क्या किया, भाग लिया, और इस दौरान रेल की पटरियां उखाड़ी, पुलिस थाने और लकड़ी डिपो में क्या कर दी, आग लगा दी। पुलिस एवं वन अधिकारियों द्वारा बिना चेतावनी के गोली चलाने के कारण गोली लगने से वीरसा गोंड की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, ये सब कुछ हमने बात की वीरसा गोंड के बारे में। हमें बिल्कुल नहीं भूलना है कि वीरसा गोंड का संबंध किससे है, बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी से है। इन्होंने किसमें भाग लिया था, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में क्या किया था, भाग लिया था। और 19 अगस्त 1942 में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में क्रांतिकारियों का क्या किया था, नेतृत्व किया था। इसके बाद अब हम बात करते हैं विष्णु सिंह उइके के बारे में। विष्णु सिंह उइके जो कि क्या थे, गोंड थे। इनका जन्म भी कहाँ हुआ, तो वीरसा गोंड और विष्णु सिंह उइके गोंड जो थे ये दोनों का ही संबंध बैतूल से है। तो विष्णु सिंह उइके के बारे में हम बात करें जो कि गोंड जनजाति से थे। इनका जन्म बैतूल के गांव कहाँ हुआ, बैतूल के गांव बंजारी ढाल में हुआ। कहाँ हुआ, विष्णु सिंह, बिल्कुल ध्यान रखना है हमें कि विष्णु सिंह उइके का जन्म बैतूल के गांव बंजारी ढाल में हुआ। इनका भी संबंध किससे है, भारत छोड़ो आंदोलन से था। इनका भी संबंध, विष्णु सिंह उइके का भी संबंध किससे है, भारत छोड़ो आंदोलन में। घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र में विष्णु सिंह गोंड ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह किया था। तो ध्यान रखना है विष्णु सिंह उइके गोंड जनजाति से थे। इनका जन्म बैतूल में हुआ था। कहां से, कौन से जिले से संबंधित है, बैतूल के बंजारी ढाल में इनका जन्म हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, और कहां से, भारत छोड़ो आंदोलन में घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र में विष्णु सिंह गोंड ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह किया था। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, बंजारी सिंह कोरकू के बारे में बात करते हैं।
बंजारी सिंह कोरकू घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, जो कि कब हुआ था, सन 1930 में हुआ। तो बंजारी सिंह कोरकू घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता गंजन सिंह कोरकू के क्या थे, सहयोगी थे। तो बंजारी सिंह कोरकू जो थे वो गंजन सिंह कोरकू के क्या थे, सहयोगी थे। बंजारी सिंह कोरकू ने देश के लिए अपने प्राणों की क्या कर दी, आहुति दे दी। तो ध्यान रखना है हमें कि बंजारी सिंह कोरकू का संबंध किससे है, तो बैतूल का जो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह था ना, उसी से संबंध है किसका, बंजारी सिंह कोरकू का। बंजारी सिंह कोरकू और गंजन सिंह कोरकू एक साथ मिलकर ये सत्याग्रह चला रहे थे। इसके बाद अब हम बात करते हैं गंजन सिंह कोरकू के बारे में। गांधीवादी विचारक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। उनका जन्म बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के छतरपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, बैतूल जिले में। गंजन सिंह कोरकू का जन्म बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के छतरपुर गांव में हुआ था। गांधी जी के आह्वान पर घोड़ा डोंगरी बैतूल में 1930 ईस्वी में जंगल सत्याग्रह का आयोजन गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया था। तो घोड़ा डोंगरी जो कि बैतूल में जंगल सत्याग्रह 1930 में चलाया गया था, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो कौन थे, गंजन सिंह कोरकू थे। कौन थे, गंजन सिंह कोरकू। सन 1930 में अंग्रेजी सरकार ने गंजन सिंह पर 500 रुपयों का क्या लगाया था, 500 रुपयों का क्या दिया था, इनाम घोषित किया था। हमने पढ़ा था 1000 रुपए का इनाम किस पर घोषित किया था, तो खाज्या नायक पे किया था। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि सन 1930 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने गंजन सिंह पर 500 रुपयों का क्या किया था, इनाम घोषित किया था। इसके बाद सन 1963 में गंजन सिंह कोरकू की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बैतूल के जंगल सत्याग्रह को टुरिया जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो बैतूल के जंगल सत्याग्रह को किस नाम से जाना जाता है, टुरिया जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसी जंगल सत्याग्रह में गंजन सिंह कोरकू के साथ ही बंजारी सिंह कोरकू ने अपने प्राणों का क्या किया था, बलिदान दिया था। अब हम बात करते हैं बादल भोई के बारे में। यहाँ पर थोड़ा लाइट मतलब अच्छे से दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है बादल भोई। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, बादल भोई के बारे में। तो बादल भोई का जन्म कहाँ हुआ था, डुंगरिया जिला छिंदवाड़ा में 1845 को हुआ था। तो बादल भोई का जन्म कहाँ हुआ था, कौन से जिले में, जिला छिंदवाड़ा में डुंगरिया गाँव है, वहाँ पे 1845 में हुआ था। मध्य प्रदेश में बादल भोई की तरह भीमा भोई और हुल्ली भोई भी महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। तो हमें याद रखना है, बादल भोई की ही तरह भीमा भोई और हुल्ली भोई भी महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। बादल भोई छिंदवाड़ा जिले के एक क्रांतिकारी जनजातीय नेता थे। इन्हीं के नाम पर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में क्या है, स्थित है। तो बादल भोई के नाम पर ही छिंदवाड़ा जिले में एक क्या, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में क्या है, स्थित है। इस जनजातीय संग्रहालय की शुरुआत, ये जो हमने पढ़ा बादल भोई आदिवासी संग्रहालय जो हमने पढ़ा है, इस जनजातीय संग्रहालय की शुरुआत 20 अप्रैल 1954 में हुई थी। कब हुई थी, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय की जो शुरुआत है ये 20 अप्रैल 1954 में हुई थी। और 1975 में इस संग्रहालय को राज्य संग्रहालय का नाम दिया गया। तो आज अभी इसे किस नाम से जाना जाता है, राज्य संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय जो है इसकी शुरुआत 20 अप्रैल 1954 में हुई थी और 1975 में इस संग्रहालय को राज्य संग्रहालय का नाम दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 8 सितंबर 1997 ईस्वी को इसका नाम बदलकर बादल भोई जनजातीय संग्रहालय रख दिया गया। तो 8 सितंबर 1997 को क्या हुआ, 20 अप्रैल 1954 में क्या हुआ, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय बनाया। इसका नाम बदलकर 1975 में क्या कर दिया गया, राज्य संग्रहालय। दोबारा 8 सितंबर 1997 ईस्वी को इसका नाम बदलकर बादल भोई जनजातीय संग्रहालय रख दिया गया। 1997 में इसका नाम बदलकर बादल भोई जनजातीय संग्रहालय कर दिया गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं निहाल सिंह कोरकू के बारे में। तो ये नेमावर के सिकंदरी खेड़ा महल के क्या थे, मालगुजार थे। नेमावर के सिकंदरी खेड़ा महल के क्या थे, मालगुजार थे। 1842 में बुंदेला विप्लव में कोरकू जनजाति के लोगों को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, विरोध किया था। तो ध्यान रखना है हमें, विद्रोह किया था। हमें ध्यान रखना है निहाल सिंह कोरकू का संबंध कौन से विद्रोह से है, बुंदेला विद्रोह से। 1842 में इन्होंने कोरकू जनजाति के लोगों को संगठित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, विद्रोह किया था। तो निहाल सिंह कोरकू के बारे में हमने पढ़ा कि ये नेमावर के सिकंदरी खेड़ा महल के क्या थे, मालगुजार थे। इसके बाद हम बात करते हैं देवी सिंह गोंड के बारे में। तो देवी सिंह गोंड जबलपुर जिले की नन्ही कोडा कटंगी के क्या थे, मालगुजार थे। तो देवी सिंह गोंड जो थे जबलपुर के नन्ही कोडा कटंगी के मालगुजार थे। मई 1857 में अंग्रेजों से क्या किया, युद्ध किया। शाहपुर, जबेरा, संग्रामपुर, मझौली और कटंगी में अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो देवी सिंह गोंड
जबलपुर जिले से संबंधित थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से क्या किया, युद्ध किया। शाहपुर, जबेरा, संग्रामपुर, मझौली और कटंगी में अपना क्या किया, वर्चस्व स्थापित किया। अलगपुर की 52वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोही सैनिकों ने इनका क्या किया, साथ दिया। तो अलगपुर की 52वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोही सैनिकों ने इनका क्या किया था, साथ दिया था। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम देवी सिंह गोंड के बारे में बात कर रहे हैं। इनके साथ इनके पुत्र गिरवर सिंह ने अंबापानी के नवाब आदिल मोहम्मद खान के साथ मिलकर अंग्रेजों से क्या किया था, विद्रोह किया था। तो देवी सिंह गोंड का संबंध जबलपुर से है। इन्होंने मई में 1857 में क्या किया था, अंग्रेजों से युद्ध किया। शाहपुर, जवेरा, संग्रामपुर, मझौली और कटंगी में अपना वर्चस्व स्थापित किया। अलगपुर की 52वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोही सैनिकों ने इनका क्या किया था, साथ दिया था। और इनके साथ इनके पुत्र गिरवर सिंह ने अंबापानी के नवाब आदिल मोहम्मद खान के साथ मिलकर अंग्रेजों से क्या किया, विद्रोह किया। इसके बाद हम बात करते हैं इमरत भोई सरेआम की, जिन्हें श्रेयाम भी कहते हैं। इमरत भोई सरेआम, जिन्हें क्या कहा जाता है, श्रेयाम भी कहा जाता है। इनका जन्म 9 जुलाई 1836 को नवे गांव के समीप उमराठी ग्राम में हुआ था। नवे गांव के समीप कहाँ हुआ था, उमराठी गांव में हुआ था। ये अचूक तीरंदाज थे। तात्या टोपी के साथ उनके सहायक हर्रा कोट के जागीरदार महावीर सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों से क्या किया था, युद्ध किया था। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने इमरत भोई सरेआम के बारे में पढ़ा कि इनका जन्म नवे गांव के समीप उमराठी गांव में हुआ था। यह अचूक तीरंदाज थे। तात्या टोपी के साथ उनके सहायक हर्रा कोट के जागीरदार थे। महावीर सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों से क्या किया था, भीषण युद्ध किया था। अब हम बात करते हैं दिलराज सिंह गोंड के बारे में। बुंदेला क्रांति के नायक दिलराज सिंह गोंड ने बुंदेलखंड में अंग्रेजों से क्या किया, लोहा लिया। तो दिलराज सिंह गोंड के बारे में पढ़ रहे हैं कि बुंदेला क्रांति के नायक दिलराज सिंह गोंड ने बुंदेलखंड में अंग्रेजों से क्या किया था, लोहा लिया था। तो ये दिलराज सिंह गोंड ने बुंदेलखंड में अंग्रेजों से क्या की, लड़ाई की। अंग्रेज उन्हें कभी पकड़ नहीं पाए। 1 अक्टूबर 1856 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हमें दिलराज सिंह गोंड को याद रखना है कि ये बुंदेला क्रांति से जुड़े हुए थे और बुंदेलखंड में क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। और 1 अक्टूबर 1856 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सरवर सिंह गोंड के बारे में। भोपाल रियासत में 1857 की क्रांति में सरवर सिंह ने गोंड तथा अन्य समुदायों के साथ में मिलकर अंग्रेजों का क्या किया, विरोध किया। तो सरवर सिंह गोंड के बारे में पढ़ रहे हैं कि भोपाल रियासत में 1857 की क्रांति में सरवर सिंह ने गोंड तथा अन्य समुदायों के साथ मिलकर अंग्रेजों का क्या किया, विरोध किया। कमाल शाह तथा मोहम्मद शाह फुनर के साथ सागर के पास फांसी पर इन्हें क्या कर दिया गया, चढ़ा दिया गया। तो भोपाल रियासत में 1857 की क्रांति में सरवर सिंह ने गोंड तथा अन्य समुदायों के साथ मिलकर अंग्रेजों का क्या किया, विरोध किया। कमाल शाह तथा मोहम्मद शाह फुनर के साथ सागर के पास इन्हें क्या कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट पढ़े हम तो हीरालाल चांदरी, जबलपुर के पितरस ग्राम के हीरालाल चांदरी ढिल्लन शाह के क्या थे, सहयोगी थे। तो ये जो थे, ये किसके सहयोगी थे, ढिल्लन शाह के क्या थे, सहयोगी थे। और ये कहाँ से थे, इनका संबंध जो था ये जबलपुर से था। कैप्टन बोलैंड द्वारा लल्ला गोंड तथा फूल सिंह गोंड के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ध्यान रखना है, हीरालाल चांदरी जो थे, इन्हें कैप्टन बोलैंड द्वारा लल्ला गोंड और फूल सिंह गोंड के साथ क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार कर दिया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं राजा महिपाल सिंह गोंड के बारे में। ये बुटगांव के जागीरदार थे जो कि जबलपुर के पास स्थित है। तो राजा महिपाल सिंह गोंड के बारे में अगर हम पढ़ें तो राजा महिपाल सिंह गोंड जो थे ये जबलपुर के पास जबलपुर से इनका संबंध है। तो ये बुटगांव के क्या थे, जागीरदार थे जो कि जबलपुर के पास क्या है, स्थित है। 1857 की क्रांति में मंडला, रायगढ़, शाहपुरा, सोहागपुर में क्रांतिकारियों का साथ दिया। इन्होंने रानी अवंतीबाई का भी साथ दिया था। तो ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन आए कि रानी अवंतीबाई का किसने साथ दिया था, राजा महिपाल सिंह गोंड ने क्या किया था, साथ दिया था। और 1857 की क्रांति में इन्होंने मंडला, रायगढ़, शाहपुरा, सोहागपुर में क्रांतिकारियों का क्या किया था, साथ दिया था। और राजा महिपाल सिंह गोंड का संबंध कहाँ से है, जबलपुर से है। इसके बाद हम बात करते हैं टापुरू भोई के बारे में। 1857 की क्रांति के ये क्या थे, टापुरू भोई जो थे वो नायक थे। हर्रा कोट के जागीरदार महावीर सिंह के बंदी बन जाने पर अंग्रेजी सेना और कुंडाली ग्राम की छावनी के साथ भीषण युद्ध में क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। तो टापुरू भोई कौन थे, 1857 की क्रांति के नायक थे। हर्रा कोट के जागीरदार महावीर सिंह के बंदी बन जाने पर अंग्रेजी सेना और कुंडाली ग्राम की छावनी के साथ भीषण युद्ध में ये क्या होते हैं, मारे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राजा अमन सिंह गोंड के बारे में। तो बुडेरा गोसलपुर के ये क्या थे, बुडेरा गोसलपुर के ये निवासी थे। 1857 की क्रांति में राजा अमान सिंह गोंड ने क्या किया था, भाग लिया था। इसके बाद बकर
बकस भाऊ गोंड के बारे में देखते हैं तो मेहगांव मंडला के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो ये मंडला के निवासी थे। 1857 में प्रमुख क्रांतिकारी थे और बिछुआ अंग्रेजी थाने को क्या किया था, इन्होंने लूटा था। तो हमें ध्यान रखना है बकस भाऊ गोंड जो थे ये कहाँ से थे? मंडला के निवासी थे। मंडला में कहाँ? मेहगांव के। और 1857 में इन्होंने 1857 के क्या थे? ये प्रमुख क्रांतिकारी थे। इसके बाद अब हम बात करते हैं शिवराज सिंह गोंड के बारे में। तो अगर हम शिवराज सिंह गोंड के बारे में बात करें तो ये देवरी तहसील सागर के क्या थे? जागीरदार थे। ये सागर से, शिवराज सिंह गोंड का संबंध कहाँ से है? सागर से है। तो ये देवरी तहसील सागर के जागीरदार थे और इन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में जैतपुर के राजा परीक्षित का क्या किया था? सहयोग किया था। तो ध्यान रखना है कि इन्होंने, शिवराज सिंह गोंड का संबंध किससे है? तो 1842 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ था उसमें इन्होंने राजा परीक्षित का क्या किया था? सहयोग किया था। तो हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने शिवराज सिंह गोंड के बारे में पढ़ा कि इन्होंने 1842 में बुंदेला विद्रोह में जैतपुर के राजा परीक्षित का क्या किया था? सहयोग किया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं रणजोर सिंह गोंड के बारे में। तो रणजोर सिंह सुथल्ला निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? सुथल्ला निवासी थे। इन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में राजा परीक्षित का क्या किया था? सहयोग किया था। रणजोर सिंह जो थे इन्होंने बुंदेला विद्रोह में राजा परीक्षित का क्या किया था? सहयोग किया था। लल्ला गोंड और फूल शाह गोंड इनके सैन्य सहयोगी थे। तो लल्ला गोंड और फूल शाह गोंड किसके सहयोगी थे? रणजोर सिंह गोंड के सहयोगी थे और इन पर 1000 रुपए का क्या रखा गया था? इनाम रखा गया था। इसके बाद हम बात करते हैं सीताराम कंवर के बारे में। तो इन्होंने भीलों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए क्या किया? एकजुट किया। सीताराम कंवर ने भीलों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए एकजुट किया। इन्होंने 1857 की क्रांति में विशेष सहयोग दिया और अक्टूबर 1858 में इन्हें क्या कर दिया गया? गिरफ्तार किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं भगवान सिंह गोंड के बारे में। तो कुनेरा ग्राम जो कि कहाँ पर है? जबलपुर में है। तो ये जबलपुर जिले के क्या थे? निवासी थे भगवान सिंह गोंड। 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति के क्या थे? जनजातीय नायक थे। इन्होंने सागर क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित किया। तो कहाँ वर्चस्व स्थापित किया था? सागर क्षेत्र में। कौन? भगवान सिंह गोंड। भगवान सिंह गोंड का संबंध जबलपुर जिले से, 1857 की क्रांति में भाग लिया और इन्होंने सागर क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित किया था। इसके बाद दुलारे गोंड के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सागर निवासी थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में बंडा तहसील स्थित सरखोह पर क्या किया था? आक्रमण किया। इन्हें अंग्रेजों द्वारा क्या की गई थी? फांसी दी गई थी। तो ये सब जो छोटे छोटे हम देख रहे हैं ना, बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ से संबंधित है। ये तो हमें भी पता है कि 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया। जैसे दुलारे गोंड, तो इनका संबंध कहाँ से है? सागर से है। भगवान सिंह गोंड का संबंध कहाँ से है? तो जबलपुर जिले से है। सीताराम कंवर कहाँ से थे? तो निमाड़ क्षेत्र से इन्होंने लड़ा था। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। रेणुबाई के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने 1930 के टुरिया जंगल सत्याग्रह में क्या किया था? भाग लिया था। तो रेणुबाई के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने 1930 के टुरिया जंगल सत्याग्रह में क्या किया था? भाग लिया था। तो रेणुबाई का संबंध किससे है? टुरिया जंगल सत्याग्रह से है। 9 अक्टूबर 1930 को जंगल कानून तोड़ने उमड़े समुदाय पर गोलीबारी हुई, जिसमें रेणुबाई ने अपना क्या कर दिया? बलिदान दिया। इसके बाद हम बात करते हैं सोनीबाई गोंडिन के बारे में। इनका जन्म स्थान जो है वो क्या है? ग्राम भुआ बिछिया, जो कि कहाँ पर है? मंडला में। सोनीबाई गोंडिन का संबंध कौन से जिले से है? मंडला जिले से। सन 1932 में लगानबंदी आंदोलन में लगभग 5 माह तक क्या रही थी? जेल में रही थी। तो सन 1932 के लगानबंदी आंदोलन में लगभग 5 माह तक ये कहाँ रही थी? जेल में रही थी। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? मुक्कोबाई के बारे में। तो श्रीमती मुक्कोबाई ग्राम खम्मा मंडला की क्या थी? निवासी थी। तो मुक्कोबाई का संबंध मंडला से है। सोनीबाई गोंडिंग का संबंध कहाँ से है? मंडला से है। और इसके बाद अगर हम बात करें रेणुबाई का संबंध तो टुरिया जंगल सत्याग्रह से था। इन्होंने टुरिया जंगल सत्याग्रह पर क्या किया था? टुरिया जंगल सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था। और जब 9 अक्टूबर 1930 को जंगल कानून तोड़ने उमड़े समुदाय पर गोलीबारी हुई, जिसमें रेणुबाई ने अपना क्या कर दिया था? बलिदान दे दिया था। तो इस तरीके से हमने रेणुबाई के बारे में देखा, सोनीबाई गोंडिन के बारे में देखा और फिर किसके बारे में देखा? मुक्कोबाई के बारे में देखा। मुक्कोबाई का संबंध कहाँ से है? मंडला से इनका क्या है? संबंध है। और अगर हम अब मुक्कोबाई के सेकंड पॉइंट देखें मुक्कोबाई के बारे में, तो 9 अक्टूबर 1930 को ग्राम टुरिया में आदिवासी स्त्री पुरुष पर ब्रिटिश अधिकारियों ने गोलियां चलाई, जिसमें वो क्या हो गई? शहीद हो गए। इसके बाद कारीबाई की बात करते हैं। कारीबाई कौन थी? सिवनी निवासी कारीबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या किया था? भाग लिया था। तो कारीबाई कौन थी? सिवनी निवासी कारीबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या किया था? भाग लिया था। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से क्या किया था? भाग लिया था। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम कारीबाई के
बारे में बात कर रहे हैं। सिवनी निवासी कारीबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या किया था, भाग लिया था। कारीबाई के बारे में हम बात करें, सिवनी निवासी कारीबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या किया था, भाग लिया था। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से क्या किया था, भाग लिया था। रानी फूल कुंवर के बारे में बात करते हैं। ये गढ़ मंडला के गोंड शासक शंकर शाह की क्या थी, पत्नी थी। रानी फूल कुंवर के बारे में बात करें, ये गढ़ मंडला के गोंड शासक शंकर शाह की क्या थी, पत्नी थी। शंकर शाह की मृत्यु के बाद रानी फूल कुंवर ने ही महाकौशल क्षेत्र में 1857 की क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था। इनके सम्मान में जबलपुर में फूलपुर तालाब का क्या करवाया गया है, निर्माण कराया गया है। हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस के समापन समारोह के अवसर पर रानी फूल कुंवर की याद में उनके नाम पर मंडला में पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस के समापन समारोह के अवसर पर रानी फूल कुंवर की याद में उनके नाम पर मंडला में पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित करने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। इसके बाद अब हम बात करते हैं बंजारी सिंह कोरकू के बारे में। बंजारी सिंह कोरकू घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह सन 1930 के नेतृत्वकर्ता गंजन सिंह कोरकू के सहयोगी थे। बंजारी सिंह कोरकू ने देश के लिए अपने प्राणों की क्या कर दी थी, आहुति दे दी। इसके बाद अब हम बात करते हैं गंदू सिंह गोंड के बारे में। तो डिंडोरी में असहयोग आंदोलन में इन्होंने क्या किया था, सक्रिय भागीदारी दिखाई थी। तो गंदू सिंह गोंड का संबंध कौन से जिले से है, गंदू सिंह गोंड का जो संबंध है वो डिंडोरी जिले से है। तो गंदू सिंह गोंड का संबंध किस जिले से था, डिंडोरी जिले से था। और गंदू सिंह गोंड ने अपनी माल गुजारी बेचकर क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या किया था, नेतृत्व किया था। डिंडोरी में अंग्रेजी खजाने को लूटा था। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसके बारे में, महासिंह गोंड के बारे में। महाकौशल क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय सेनानी थे और जबलपुर क्षेत्र में क्या किया, जबलपुर क्षेत्र में गिरफ्तार हुए थे। हम बात करें महासिंह गोंड के बारे में। महासिंह गोंड के बारे में अगर हम बात करें तो हमें ध्यान रखना है कि महाकौशल क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय सेनानी थे। तो महासिंह गोंड जो थे उन्होंने कौन से आंदोलन में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में। कौन से क्षेत्र से संबंधित थे, जबलपुर क्षेत्र से संबंधित थे। और वहीं पे उन्हें क्या किया गया, गिरफ्तार भी किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं मंगरू गानू उइके के बारे में। मंगरू गानू उइके के बारे में अगर हम देखें तो मंगरू गानू भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो मंगरू गानू जो थे वो भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनका जन्म 5 नवंबर 1901 को बधौना में हुआ था। तो मंगरू गानू उइके का जन्म जो है वो कब हुआ था, 5 नवंबर 1901 को बधौना में हुआ था। पिता का नाम जो था वो क्या था, गुन उइके था। तो हमें ध्यान रखना है मंगरू गानू जो थे वो भारतीय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 5 नवंबर 1901 को बधौना में हुआ। इनके पिता का नाम गुन उइके। इन्होंने नैनपुर मंडला को अपना स्थायी निवास बनाया। तो ध्यान रखना है मंगरू गानू उइके का संबंध कहाँ से है, मंडला से है। कहाँ से, कौन से जिले से है, तो मंडला जिले से है। ये अब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं लोकसभा में क्या रहे हैं, संसद सदस्य रहे हैं। तो मंगरू गानू उइके पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं लोकसभा में क्या रहे हैं, संसद सदस्य रहे हैं। और इन्हें 1969 में पद्मश्री से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ये सभी बातें हमने किसके बारे में पढ़ी, हमने मंगरू गानू उइके के बारे में पढ़ी। हमें ध्यान रखना है भारतीय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। संबंध कहाँ से था, मंडला जिले से। इन्हें पहली से लेकर के 5वीं लोकसभा में संसद सदस्य रहे और 1969 में पद्मश्री से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं राजा अर्जुन सिंह गोंड के बारे में। ये फतेहपुर के क्या थे, जागीरदार थे। इन्होंने 1842 ईस्वी में बुंदेला विद्रोह में राजा परीक्षित एवं 1858 में तात्या टोपे की क्या करी थी, सहायता करी थी। तो राजा अर्जुन सिंह गोंड के बारे में बात करें तो फतेहपुर के जागीरदार थे। 1842 के बुंदेला विद्रोह में राजा परीक्षित और 1858 में तात्या टोपे की क्या करी, सहायता करी। अन्य गोंड सरदार जैसे धारा सिंह गोंड, सूरा गोंड और दरियाव गोंड ने भी अंग्रेजों के साथ कठोर संघर्ष किया था। इसके बाद हम बात करते हैं उमेर सिंह गोंड के बारे में। तो 1857 की क्रांति के नायक थे और खुरई में अंग्रेजों से क्या किया था, मोर्चा लिया था। खुरई में क्या किया था, अंग्रेजों से मोर्चा लिया था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम आज के सेशन में इतना ही कंप्लीट करते हैं। कल जो हम पढ़ेंगे वो राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने किसके बारे में पढ़ा है, ऐतिहासिक क्षेत्र से संबंधित जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा है। कल राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित जनजातीय व्यक्तित्व और जितने भी जनजातीय व्यक्तित्व हैं उनको हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ही हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।